हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। ये लेक्चर आपको जनजातियों की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के बारे में बताएगा। इस लेक्चर में एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में मैंने लेक्चर को तैयार कर रखा है, जिसमें आपके जनजातियों से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जाम में बनने हैं वो सारे इस लेक्चर से ही आएंगे। इसको आप एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन देख सकते हैं जनजातियों से संबंधित तथ्यों के लिए। ये लेक्चर आपके आगामी एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पीएससी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जनजातियों से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आजकल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बन रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण अधिनियम है, कुछ अधिनियम है जो जनजातियों से संबंधित हैं, उनको डिस्कस करते हैं और साथ में समितियाँ देखते हैं। तो जो जनजातियों के बारे में सबसे पहले जो अधिनियम अगर हमें पढ़ना है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का। तो हुआ क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो अधिकांशतः जो ज़मीन थी यानी कि जो भूमि थी, भारत की जो भूमि थी वो किसके पास थी, जो राजा थे, जो जमींदार थे और जो हाई नेटवर्थ वाले थे यानी कि अमीर लोग जो थे, जो शाही लोग थे और जो अंग्रेजों के करीब थे, उन लोगों के पास ही अधिकांशतः क्या थी, भूमि का हिस्सा था। तो हुआ क्या, धीरे धीरे इस जमींदारी प्रथा को खत्म करने की शुरुआत हुई और एक अधिनियम लाया गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया, भूमि का पुनर्वितरण किया गया। भूमि का पुनर्वितरण करके गांव में एक तरीके से गांवों में सशक्तिकरण किया गया, क्योंकि जो जनजातियां होती हैं ये कहाँ रहती हैं, आपकी अधिकांश जनजातियां आपकी वन और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो ये क्या करना था कि भूमि को डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि अधिकांशतः इनके पास थी, तो लोगों को बसाना है। और अंग्रेज इतना लूट के चले गए थे जो हमारा कृषि क्षेत्र एकदम खत्म हो चुका था, एकदम मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही निम्न स्तर पर था। तो उसको विकसित करना है और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको विकास करने के लिए क्या करा गया, भूमि का पुनर्वितरण किया गया। और इसी से संबंधित एक तथ्य याद रखना, भूदान आंदोलन। इसी से संबंधित एक भूदान आंदोलन चलाया गया। ये कब चलाया गया, 1951 में, और किसके नेतृत्व में चलाया गया, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन चलाया गया। इसके तहत क्या किया गया, लोगों से अपील की गई कि आप अपनी जो जमीन है उसको दान कीजिए, यानी कि उसको गांवों को दान कीजिए या सरकार को दीजिए, ताकि उस भूमि का क्या किया जा सके, रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सके या पुनर्वितरण किया जा सके, जिससे जनता को या जनसंख्या को बसाया जा सके और कृषि कार्य में हमें आगे बढ़ना है। इस तरीके से ये चीज़ें चली, कृषि कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। फिर इसी के तहत क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में उस समय क्या था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश में ही क्या आया, एक कूजा एक्ट आया, कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जिसको कूजा एक्ट भी बोला जाता है, 1960 में ही आया, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट। इस अधिनियम के तहत भी यही जमींदारी के जो जमींदारी के तहत जो भूमि थी उसका पुनर्वितरण किया गया। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी से संबंधित जो ये एक्ट था, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, अब क्या है, उत्तराखंड बन चुका है, तो उत्तराखंड में इसमें संशोधन किया गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया, कब, 2021 में। और इसके तहत क्या किया गया, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। यानी कि पहले तक क्या होता था, सिर्फ पुरुषों को ही पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था, अब क्या है, इसमें महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार है, यानी कि इन्हें सह खातेदार बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी अधिनियमों से। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट समितियां। तो इससे संबंधित आपको दो समितियां याद रखनी है। पहली कौन सी है, कोल्टा जांच समिति। ये कब बनी थी, 1956 में बनी थी कोल्टा जांच समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य उस समय जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसमें एक मंत्री के पद पर थे, तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी, कोल्टा जांच समिति, 1956 में। दूसरी समिति इंपॉर्टेंट है, 1965 में बनी, कौन सी, लोकुर समिति। लोकुर समिति के तहत ही क्या किया गया, जनजातियों की पहचान के बारे में डिस्कस किया गया। यानी कि इस समिति का उद्देश्य क्या था कि जनजातियों की पहचान करना, कौन सी जनजाति को हम एसटी का यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देंगे, कौन से समूह को, कौन से वर्ग को, वो इसी के तहत पहचान करने के लिए बनाई गई थी, कौन सी, लोकुर समिति। आगे देखते हैं। अब जो ये जनजातियों से संबंधित संवैधानिक आधार को देखते हैं, क्योंकि जनजातियां क्या हैं, जो एसटी को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है उसको देखते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, संवैधानिक आधार में अगर देखें तो क्या होता है, भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। इसी के तहत क्या किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब,
को अधिसूचित किया जाता है। इसके तहत भाग 16 के अंतर्गत। अच्छा, इसी से संबंधित एक फैक्ट आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि भाग 15 में किसके बारे में है और भाग 17 में किसके बारे में, ऐसे ही भाग 18 में किसके बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के एस्पेक्ट से। भाग 15 में है आपका किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। भाग 17 में है आपका भाषाओं के बारे में, जो हमारी राजभाषा है और जो प्राथमिक स्तर पर भाषाएं होती है उसके बारे में है भाग 17 में। ऐसे भाग 18 में क्या है, आपातकाल के प्रावधान है। तो ये भी आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, जनजातियों से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं। तो भाग 16 के अंतर्गत क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बनाने का प्रावधान है। तो अनुसूचित जाति के लिए कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 341 के तहत क्या है, अनुसूचित जाति के बारे में है। और अनुच्छेद 342 के तहत क्या है, अनुसूचित जनजाति के बारे में। अभी हमें किस पे फोकस करना है, अनुसूचित जनजाति पे फोकस करना है। तो होता क्या है, किसी भी राज्य में अगर किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की स्टेटस देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, राज्य सरकार सबसे पहले क्या करेगी, राज्य सरकार नोटिफाई करेगी और उसको राज्यपाल के पास भेजेगी। फिर क्या होता है, अंततः इसको राष्ट्रपति इस पे क्या करेंगे, अंतिम निर्णय लेंगे और संसद इस पे क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो होता क्या है, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रावधान की बात की गई है। तो इसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति क्या करता है, लोक अधिसूचना जारी करता है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति को घोषित किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रक्रिया किस तरीके से होती है, सबसे पहले राज्य सरकार क्या करेगी, नोटिफाई करेगी और राज्यपाल के समक्ष रखेगी। फिर राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल के परामर्श से, उस राज्य के राज्यपाल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। उसके बाद उसकी अधिसूचना, लोक अधिसूचना लाई जाएगी, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके तहत क्या होगा, किसी जनजाति को या जनजातीय समुदाय को या उसके भाग को या उसके उप समूह को, किसी वर्ग को, किसी एरिया को एसटी घोषित किया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जनजाति में घोषित किया जाता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया रहती है। फिर कुछ और इससे आयोग भी है इससे संबंधित, उनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, संवैधानिक आधार के तहत ही क्या होता है, संविधान में अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC के लिए आयोग है। इनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC कमीशन। अनुसूचित जाति आयोग कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 338 एज इट इज याद रखिएगा। 338 में क्या है, SC के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक आयोग की बात की गई है। NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसे ही दूसरा आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो अनुसूचित जनजाति हम पढ़ रहे हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST। इसके ये कौन से अनुच्छेद में है, 338 के ए में है। 338 के ए में ST समुदायों के संरक्षण और कल्याण के लिए ये आयोग बनाया गया। ऐसे ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC कमीशन, ये है अनुच्छेद 338 बी में, यानी कि 338 में क्या है, SC है, 338 ए में क्या है, ST है, 338 बी में क्या है, OBC है। पहले SC है, फिर ST है, फिर OBC है। और आर्टिकल कौन सा है, 338, 338 ए, 338 बी। तो OBC के वर्ग के हितों की सुरक्षा और निश्चित शिकायतों के निवारण हेतु ये आयोग बनाया गया है, NCBC। और ये ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन है इसके तहत, 102वां संविधान संशोधन है 2018 का। इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किसको, NCBC को। फिर अगली चीज देखते हैं, जो अनुसूचित जनजाति है उत्तराखंड में और उसकी जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, कुल ST जनसंख्या कितनी है, 2,91,903, जो कितना प्रतिशत होता है, 2.9% होता है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ का अगर 2.9% निकालेंगे तो लगभग इतना ही आता है। तो 2.9% क्या है, ST है। और अगर जनजातियों में अगर घटता क्रम देखें तो अब इनको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, जो उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं प्रमुखतः कौन सी हैं, 5 जनजातियां हैं। और इसको किसकी समिति की सिफारिश पे आया था, जो लोकुर समिति बनी थी 1965 में, 1965 में जो समिति बनी थी उसके सिफारिशें आई थी 1967 में। तो इन सिफारिशों के तहत क्या किया गया, 5 जनजातियों को ST का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी। अब इनकी जनसंख्या को देखें तो थारू की कितनी है, 91,342, सर्वाधिक यही है थारू। दूसरे नंबर पे आती है आपकी जौनसारी 88,664। फिर आती है बोक्सा 54,037। फिर आती है भोटिया 39,106। फिर आती है राजी 690। सबसे कम क्या है, राजी जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, थारू है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये है। अगर इनके क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो राज्य में किस तरीके से वितरित हैं, सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक ST कहाँ है आपके, उधम सिंह नगर में, US नगर में। कितने हैं, 1,23,037। फिर उसके बाद देहरादून में, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ में। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़।
तो इसको UDP करके आप याद रख सकते हैं। और न्यूनतम ST जनसंख्या कहाँ है आपकी? रुद्रप्रयाग में सिर्फ 386 लोग हैं, और उसके बाद उससे ज़्यादा कहाँ है आपके? टिहरी में। और अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत नहीं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ है? सर्वाधिक तो कहाँ है आपके? उधम सिंह नगर में। न्यूनतम कहाँ है आपके? टिहरी में। सबसे कम प्रतिशत जो ST का है वो कहाँ है आपका? टिहरी में है। फिर उसके बाद कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। यानी कि टिहरी में सबसे कम ST प्रतिशत में है, और सबसे कम ST कहाँ है आपकी? रुद्रप्रयाग में। ध्यान दीजिएगा। अब अगली चीज़ देखते हैं, अगर शिक्षा की बात करें ST में, तो सर्वाधिक शिक्षित ST यानी कि रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, और वहीं सबसे ज़्यादा शिक्षित भी हैं। सबसे कम जनसंख्या भी है और सर्वाधिक शिक्षित भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, क्योंकि कम लोग हैं तो सारे के सारे शिक्षित हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और न्यूनतम शिक्षित ST कहाँ है आपके? हरिद्वार में। हरिद्वार में जनसंख्या काफ़ी है, इसलिए वहाँ न्यूनतम शिक्षित है। ST के सेंस में बात कर रहा हूँ मैं, हरिद्वार में सबसे कम शिक्षित है। ठीक है। और अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो ST के लिए क्या है? 2 विधानसभा सीटें क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। तो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? एक तो नानकमत्ता है जो कहाँ है आपकी? उधम सिंह नगर में। दूसरी है चक्राता जो कहाँ है आपकी? देहरादून में। अच्छा, इसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जनजातीय गौरव दिवस। हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। बिरसा मुंडा को एज ए भगवान ट्रीट किया जाता है आपके छोटा नागपुर पठार में। बिरसा मुंडा यानी कि मुंडा रेबिलियन से संबंधित हैं, तो बिरसा मुंडा जनजातीय समुदायों के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। तो 15 नवंबर को 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है आपका इंडिया में। ठीक है, बिरसा मुंडा जयंती के दिन। अच्छा, कुछ जनजातियां जिन्हें आदम जनजाति का स्टेटस दिया गया, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब। जनजातियों में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो और भी ज़्यादा पिछड़ी हैं, इनमें भी ज़्यादा पिछड़ी हैं। मतलब ये क्या है, अभी भी जंगलों में, वनों के आसपास रहना प्रेफर करती हैं, और शिक्षा का काफ़ी अभाव है इनके पास। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सुविधाओं का अभाव है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आदिम जनजाति बोला जाता है। तो ये कौन कौन सी जनजातियां उत्तराखंड की? एक तो राजी है, दूसरी बोक्सा है। राजी को कब दिया था आदिम जनजाति का स्टेटस? 1975 में। बोक्सा को दिया था 1981 में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअली जो जनजाति हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जनजाति हम डिस्कस करने वाले हैं जौनसारी जनजाति। तो देखते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। सबसे पहली चीज, जौनसारी जनजाति क्या है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। पहला कौन सा है? थारू है। दूसरे नंबर पे कौन सा आती है? जौनसारी आती है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है कौन सा? जौनसारी जनजाति। और इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? अधिकांशतः जौनसार भावर क्षेत्र यानी कि पश्चिमी उत्तराखंड का पार्ट। अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो अधिकांशतः देहरादून में, लगभग 98% कहाँ रहते हैं? देहरादून में। और देहरादून में भी अगर तहसीलों की बात करें तो चक्राता, कालसी और त्यूनी तहसीलें इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जौनसारी जनजातियों से। और इसके अलावा टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में, जौनपुर थत्यूड़ क्षेत्र में, उत्तरकाशी का परंग नेकाना क्षेत्र, यहाँ भी जौनसारी जनजाति पाई जाती है। और अगर ब्लॉक वाइज बात करें तो कौन से ब्लॉक है इंपॉर्टेंट जौनसारी से? चक्राता और कालसी, ये जौनसारी क्षेत्र, ये देहरादून के चक्राता और कालसी। थत्यूड़ क्षेत्र टिहरी का जौनपुरी क्षेत्र भी बोला जाता है। इसी तरीके से पुरवला और मोरी ब्लॉक जो आपका रवाई क्षेत्र के आसपास आता है, यहाँ रवाल्टा समूह से संबंधित है। ठीक है, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। ऐसे देहरादून में क्या है? जौनसारियों के 39 खत बोला जाता है। इनकी एक खत कुमरी करके प्रणाली भी होती है। 39 खत, 39 खत पट्टियाँ और 358 गाँवों में निवास करते हैं देहरादून में। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जौनसार भावर क्षेत्र पहले कहाँ आता था आपका? पंजाब के सिरमौर जिले में आता था। पहले पंजाब के सिरमौर जिले में था, फिर इसको कहाँ लाया गया? चक्राता तहसील में लाया गया। कब? 1829 में। 1814 में क्या हुआ था? खलंगा का युद्ध हुआ था। उसके तहत ही क्या हुआ था? अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया था। और इसी से संबंधित एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कौन सा? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को। उसी के तहत अंग्रेजों का राज हो गया था उत्तराखंड में। और 1829 में क्या किया गया? जौनसार भावर को चक्राता तहसील में शामिल कर दिया गया। जौनसारियों की प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मुख्य भाषा इनकी क्या है? जौनसारी भाषा है। और अन्य भाषाएं कौन सी है? भावरी हिमाचली, क्योंकि हिमाचल से बॉर्डर लगता है देहरादून का, तो हिमाचल के इलाकों में भी जौनसारी लोग रहते हैं। और देवधारी। अगली चीज देखते हैं, इनकी कुछ स्पेसिफिक परंपराएं और मान्यताएं हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देखते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहली बायथा प्रथा। बायथा प्रथा में क्या होता है? झाड़ फूंक या उपचार विधि से किसी के स्वस्थ न होने पर क्या किया जाता है? पशु बलि दी जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? बायथा प्रथा। दूसरी होती है गणात प्रथा। गणात प्रथा में क्या होता है? शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना जो किया जाता है उसको गणात प्रथा बोलते हैं। ऐसे एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, माली। माली किसे बोला जाता है? जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं, यानी कि क्या होता क्या, जैसे गाँव में देवता घिराना, जैसे देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो जिस व्यक्ति पर देवता आता है जौनसारी समुदाय में उसे क्या बोला जाता है? माली बोला जाता है। ऐसे पुंगरा विधि होती है। पुंगरा विधि क्या होती है?
किसी पशु या व्यक्ति को भय से दूर करना। कोई पशु या व्यक्ति अगर डर जाता है तो उसे पुंगरा विधि से उसका डर दूर किया जाता है। ऐसे ही उल्टाव विधि, उल्टाव विधि में क्या होता है, तांत्रिक प्रभाव हटाने के लिए, अगर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया तो उस प्रभाव को हटाने के लिए उल्टाव विधि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऊंझा विधि, ऊंझा विधि होती है बीमारी दूर करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए जौनसारी समुदाय द्वारा ऊंझा विधि का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ जौनसारी समुदाय से संबंधित क्या है, प्रथाएं और मान्यताएं। ठीक है, अगली चीज देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में। तो इनका क्या है, ये स्वयं को क्या मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं, पांडवों की पूजा भी करते हैं और पांडवों की जो माता है यानी कि कुंती, माता कुंती को ये अधिष्ठात्री देवी के रूप में मानते हैं। अगर इनके फीचर्स की बात करें, इनके लक्षण की बात करें तो ये मंगोल और डोम प्रजाति से संबंध रखते हैं। मंगोल और डोम प्रजाति से इनका मिक्सचर होता है, इनमें मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। परिवार कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रथा है यहाँ। और सामाजिक वर्ग में इनके 3 कैटेगरी में सामाजिक वर्ग विभाजित है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। खसास के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण और राजपूत, खसास के अंतर्गत। कारीगर के अंतर्गत आते हैं सोनार, लोहार, बढ़ई, मोची, बागजी, ये कारीगर के अंतर्गत आते हैं। हरिजन के अंतर्गत आते हैं डोम, कोल्टा और कोली, और हरिजनों में भी सबसे निम्न वर्ग माना जाता है कोल्टा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखते हैं, विवाह परंपराओं की बात करें तो विवाह को क्या बोला जाता है जौनसारी जनजाति में, जजोड़ा। जजोड़ा मतलब विवाह, विवाह की बात हो रही है जौनसारी समुदाय में, जजोड़ा मतलब विवाह। और प्रमुख विवाह कौन कौन से होते हैं, विवाह के प्रकार 3 इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, बाजदिया, बोइदोदी की, बेवी की, यानी कि बी किससे संबंधित है, जौनसारी जनजाति के विवाह से। बी से बाजदिया, ये सबसे शाही होता है, इसमें मतलब काफ़ी रिच तरीके से किया जाता है, काफ़ी शान शौकत का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बाजदिया में लड़की पक्ष से बारात लाता है। जनरली क्या होता है, लड़के पक्ष वाले बारात लेकर जाते हैं, यहाँ लड़की पक्ष से बारात लाते हैं बाजदिया में, और सबसे शाही भी यही होता है। दूसरा होता है बोइदोदी की, इससे थोड़ा कम लेवल का यानी कि मध्यम स्तर का होता है। और बेवी की होता है सबसे सिंपल बेवी की, फिर उसके बाद बोइदोदी की, उससे थोड़ा अच्छे लेवल पे, और सबसे अच्छा कौन सा होता है, बाजदिया, यानी कि सबसे शान शौकत वाला बाजदिया। और विवाह परंपराओं से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। तो पहले क्या होता था, यहाँ बहुपति विवाह प्रचलित था। बहुपति विवाह में क्या होता है, बेसिकली ये क्या करते हैं, पांडवों को फॉलो करते हैं। तो पांडवों में क्या है, जो द्रौपदी है, द्रौपदी का क्या हुआ था, 5 पांडवों से विवाह हुआ था, यानी कि एक पत्नी के काफी पति थे, 5 पति थे। उसी तरीके से यहाँ क्या होती है, बहुपति विवाह प्रचलित था पहले। एक रीजन तो इसका क्या था, पांडवों को मानने का था। दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर से संबंधित था। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली के पास ये लैंड है, इतनी जमीन है, इसके क्या है 4-5 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे होंगे, तो जब ये जमीन विभाजित होगी तो 5 लोगों में क्या होगी, अलग अलग तरीके से इसका विभाजन हो जाएगा। तो क्या होता क्या था, एक पत्नी से ही यानी कि सारे भाई विवाह कर लेते थे, तो इस जमीन का बंटवारा नहीं होता था। तो जो आगे की जनरेशन होती थी उनके लिए जमीन बच जाती थी, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे जमीन के तो उसकी उत्पादकता घट जाती है। तो 2 रीजन थे, एक तो पांडवों से संबंधित, दूसरा क्या होता है, जमीन से संबंधित था, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को कम ना किया जा सके। तो बहुपति विवाह पहले प्रचलन में था यहाँ। और क्या होता था, पहले विवाह में दहेज में गाय दी जाती थी। गाय क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पशु माना जाता है, जिसकी पूजा भी की जाती है, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है कृषि के लिए भी, और दूसरा आपके पशुपालन से संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए गाय दी जाती थी। गाय के सींग में चांदी का लेप मढ़ा जाता था और फिर उसको दहेज में दिया जाता था। जौनसारी समुदाय में ध्यान रखिएगा, अविवाहित लड़की के लिए और विवाहित लड़की के लिए 2 नाम है, स्पेसिफिक नाम है। अविवाहित लड़की को बोला जाता है ध्यंती और विवाहित लड़की को बोला जाता है रयांती। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट भी कर रखे हैं। इस लेक्चर में ना आप स्ट्रक्चर्ड वे में देख रहे होंगे सारी चीज़ें, तो इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी दौरान याद भी हो जाएंगी। तो ध्यान से आँख कान खुले रख के अगर इसको लेक्चर को आप समझेंगे तो आप काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए जनजाति से संबंधित तथ्यों को। वेशभूषा में देखें जौनसारियों की, तो महिलाएं क्या करती हैं, घाघरा तो सबको पता है। ढांट क्या होता है, एक बड़ा रुमाल होता है। ऐसे झगा क्या होता है, कुर्ती कमीज होती है महिलाओं की। ऐसे चोल्टी क्या होती है, कुर्ते के बाहर या कुर्ती के बाहर जो पहना जाता है उसे चोल्टी बोला जाता है जौनसारी समुदाय में, ये महिलाएं पहनती हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष क्या पहनते हैं, झंगोली क्या होता है, ऊनी पैजामा। डिगवा क्या होता है, ऊनी टोपी। ऐसे आल क्या होता है, रंग बिरंगे जूते। ये पुरुषों के परिधान है। अगली चीज देखते हैं, जौनसारी जनजाति में देवता और त्योहार। प्रमुख देवता, सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन से हैं, महासु देवता को शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है, और इनसे संबंधित मंदिर है हनोल मंदिर। ये हनोल मंदिर का एक दृश्य है, ये दोनों पिक हैं हनोल मंदिर के। काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है इनका ये, और यहीं एक मेला लगता है, कौन सा, जागड़ा मेला। और इनके अन्य तीर्थ कौन से हैं, लाखामंडल, थैना और कालसी। और ये
पूजा किसकी करते हैं, पांचों पांडवों की, और कुंती को क्या मानते हैं, पंच माता मानते हैं और अधिष्ठात्री देवी की तरह पूजा करते हैं, यानी कि पांडवों को ये भगवान की तरह पूजा करते हैं। और ये हनुमान मंदिर काफ़ी एक रमणीय स्थल है, देखने लायक है, आप जा सकते हैं यहाँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, जाना चाहिए, अपने कल्चर को देखना भी चाहिए, ऑब्जर्व भी करना चाहिए। अगली चीज़ देखते हैं प्रमुख त्यौहार में और क्या कौन कौन से हैं। जागड़ा, जैसे कि मैंने बताया, भाद्रपद माह में क्या होता है, टोंस नदी में स्नान कराया जाता है, किसको, महासु देवता को, महासु देवता से संबंधित है, टोंस नदी में स्नान कराया जाता है और काफ़ी अच्छा मेला लगता है। ऐसे बिस्सू क्या है, बैसाखी सबसे बड़ा उत्सव है ये भी। कुछ अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, विजयादशमी, इनके नाम अलग अलग है त्योहारों के, ध्यान देना। विजयादशमी को क्या बोलते हैं, पायंता। दशहरा को क्या बोलते हैं, पंचाई, पांडवों का त्यौहार। ऐसे जन्माष्टमी को अठोई उत्सव बोला जाता है। ऐसे सावन में एक त्यौहार मनाया जाता है नुणाई, जो भेड़ पालकों का त्यौहार होता है। ऐसे भिरौली क्या होता है, संतान कल्याण के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है उसे भिरौली बोला जाता है। ऐसे माघ त्यौहार मनाया जाता है पूरे माघ के महीने में। ऐसे मरोज उत्सव होता है। मरोज उत्सव में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मुख्य पकवान क्या होता है, गीमा नाम का पकवान इसमें बनाया जाता है मरोज उत्सव में। ऐसे दीपावली में क्या होता है, दीपावली थोड़ा सा अलग तरीके से मनाते हैं। दीपावली जनरली जो दीपावली होती है उसके एक महीने बाद, यानी कि मार्गशीर्ष अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, और उसका नाम क्या होता है, देवलांग या पहाड़ी दीपावली बोलते हैं। और इसके दौरान एक होला बनाया जाता है। होला एक आग का एक जलती लकड़ी का पुंज होता है, इसको सर के चारों ओर घुमाया जाता है और नृत्य किया जाता है, कौन सा, बेला नृत्य। और ये त्यौहार पूरा 4-5 दिन की अवधि तक चलता है। तो ये दीपावली से संबंधित फैक्ट भी पता होना चाहिए। अगली चीज देखते हैं, इनके लोक नृत्य कौन कौन से हैं। लोक नृत्य में हारुल, परात। हारुल लोक नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको परात भी बोला जाता है, और इसमें रमतुल्ला वाद्य यंत्र काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजना इसमें जरूरी होता है हारुल लोक नृत्य में। ऐसे आंडे कांडे लोक नृत्य, पौनाई हो गया, झेला हो गया, जंगबाजी हो गया, रासरासो हो गया, पत्तेबाजी लोक नृत्य, ये क्या होता है, दीपावली के समय किया जाता है। ये भिरुड़ी नृत्य भी किया जाता है, पत्तेबाजी या भिरुड़ी नृत्य भी होता है दीपावली के दूसरे दिन, भिरुड़ी नृत्य भी, ध्यान रखिएगा। ऐसे ठुमकिया नृत्य, सराई, बराड़ी, गांडिया। ऐसे बारदा नाटी के है यहाँ का इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है जौनसारियों का। ऐसे लोकगीतों की बात करें तो हारुल लोक नृत्य भी है, लोकगीत भी है। हारुल हो गया, मांगल गीत हो गए, केदार छाया, विरासू, रणारात, सिलोंगू, छोड़े, गोडोड़ा, ये सब क्या है, प्रमुख लोकगीत हैं। अगली चीज देखते हैं, प्रमुख मेलों की बात करें तो शहीद वीर केसरी चंद मेला लगता है 3 मई को चौलीथात में लगता है 3 मई को वीर केसरी चंद मेला। ऐसे एक इंपॉर्टेंट मेला है मौड़ मेला कब से शुरू किया गया था, 1866 में नरेंद्र शाह के समय ये शुरू किया गया था। मौड़ मेला 2 तरीके के होते हैं, मच्छ मौड़ और जतरिया मौड़। मच्छ मौड़ में क्या करते हैं, तिमूर एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से पाउडर बनाकर पानी में इसको मिलाया जाता है और मछली पकड़ी जाती है। ऐसे जतरिया मौड़ होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो शिकार के लिए धनुष, बाण, तीर, इस तरीके से जो हथियार होते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनके साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और काफ़ी समय में आयोजित किया जाता है, नहीं 25-26 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है, इस तरीके से चलते हैं। ऐसे बिस्सू मेला क्या है, सबसे बड़ा मेला होता है, इसकी अवधि 4 दिन का लगता है, वैसाखी से शुरू होता है और चौलीथात में इसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें स्पेशल पकवान बनाए जाते हैं, लाडू और साकुली क्या होता है, चावल का पापड़, इसी तरीके से लाडू यानी लड्डू का एक टाइप होता है। और इसमें नृत्य किया जाता है बिस्सू मेले के समय, जंगबाजी और ठौड़ा नृत्य बिस्सू मेले के समय किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी राजनीतिक व्यवस्था भी होती है कुछ, उसको देखते हैं, वो क्या होती है, खुमरी प्रणाली क्या होती है, हर परिवार का मुखिया खुमरी का सदस्य होता है। और इस खुमरी प्रणाली में जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया जो होता है, उसको बोला जाता है ग्राम सयाना। और ऐसे कई गांवों को मिलाकर खत खुमरी बनाई जाती है, कई गांवों की समिति होती है खत खुमरी, इसका मुखिया कौन होता है, खत सयाना। और इसका कार्य क्या होता है, दीवानी और राजस्व विवादों का समाधान ये अपने लेवल पे ही कर देता है। तो ये हमने देखा इनकी राजनीतिक व्यवस्था। अब इनसे संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों को देखते हैं। सबसे पहले हैं गुलाब सिंह राजनीतिक जागरूकता के जनक माने जाते हैं। जौनसारी जनजाति में राजनीतिक जागरूकता के जनक कौन है, गुलाब सिंह है। भाव सिंह चौहान को बोला जाता है फादर ऑफ जौनसार भावर। रतन सिंह जौनसारी जो है आधुनिक कवि बोला जाता है इन्हें। नंदलाल भारती काफी इंपॉर्टेंट है, जौनसार संगीत जनक बोला जाता है इन्हें। 2017 में इन्हें लोक कला रत्न सम्मान भी दिया गया था। पंडित शिवराम प्रथम कवि माने जाते हैं जौनसारी के। मनोज सागर के गायक हैं। जुबिन नौटियाल को तो जानते हैं लोग, बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हैं, प्रसिद्ध गायक हैं। देविका चौहान पहली महिला ग्रेजुएट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जौनसारी समुदाय से। केदार सिंह प्रथम समाजसेवी माने जाते हैं और कृपाराम जोशी शिक्षाविद और समाजसेवी हैं। ऐसे ही वीर केसरी चंद के बारे में हमने देखा था, वीर केसरी चंद मेला भी लगता है चौलीथात में। इनका जन्म कब हुआ था, 1920 में
क्या हुआ, चक्राता में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था और अपनी वीरता का प्रदर्शन करा था, और अंततः 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इन्हीं की स्मृति में चौलीथात में 3 मई को वीर केसरी चंद शहीद मेला लगता है। ये हमने देखा जौनसारी जनजाति के बारे में। अब देखते हैं दूसरी जनजाति हमारी कौन सी है, थारू जनजाति। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति। उत्तराखंड व कुमाऊं की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, थारू। इनका निवास स्थान क्या है, अधिकांशतः उधम सिंह नगर में रहते हैं। उधम सिंह नगर में भी कहाँ रहते हैं, खटीमा, किच्छा, नानक मत्ता, सितारगंज में। यहाँ के 141 गाँवों में इनका निवास रहता है। 90% थारू आबादी का है आपकी उधम सिंह नगर में। इसके अलावा थारू और जगह भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और नेपाल में। और भौगोलिक क्षेत्र अधिकांशतः इनका क्या रहता है, तराई और भाबर क्षेत्र के ये लोग होते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, तराई भाबर क्षेत्र में क्या होता है, दलदली भूमि होती है, एक तरीके से दलदली और पथरीली तरीके की भूमि होती है। तो यहाँ क्या होते हैं, मच्छर काफ़ी पनपते हैं। तो मच्छरों के बीच रहने के कारण इनको क्या बोला जाता है, मलेरिया प्रूफ ह्यूमन भी बोला जाता है, क्योंकि मच्छर को इन्होंने सह लिया, मतलब मच्छरों से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, उन्हीं के साथ ये रहने लग गए, तो इसलिए इन्हें मलेरिया प्रूफ ह्यूमन बोला जाता है। इनका व्यवसाय क्या है, स्थायी कृषक होते हैं, पशुपालक होते हैं और आखेटक होते हैं। अच्छा, थारू शब्द की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य हैं। थारू शब्द जो है तरुआ, तरुआ यानी कि भीगने से संबंधित है। होता क्या था, तराई की जो दलदली और वर्षा प्रधान भूमि होती है, यहाँ क्या होता है, अधिकांशतः बारिश होती है, तो यहाँ भीगने से इनका सेंस आता है थारू, तरुआ, तरुआ से थारू। इसी तरीके से एक और इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत है कि माना जाता है किसी युद्ध में ये डर गए थे तो वहाँ थर थर काँपने लग गए, तो वहाँ से थारू शब्द की उत्पत्ति हुई, ये भी एक कहावत है। और ये खुद को कहाँ मानते हैं, किरात वंशी ये मानते हैं, और महाराणा प्रताप के वंशज भी मानते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि राजस्थान से आके बसे हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप जो राजस्थान में थे आपके चित्तौड़ में, ठीक है, वहाँ से आके बसे हैं, ये भी एक मान्यता है। अगली चीज़ देखते हैं इनसे, आजीविका हमने देख ली थी, स्थायी कृषक होते हैं, पशुपालक होते हैं, आखेटक यानी कि शिकार भी करते हैं। प्रथाएं, इनकी प्रथाएं इंपॉर्टेंट है। सगाई, सगाई की प्रथा को क्या बोला जाता है, दिखनौरी प्रथा। क्या है, सगाई की, थारों में सगाई की प्रथा दिखनौरी प्रथा। ऐसे परिवार कैसे होते हैं, संयुक्त और एकाकी परिवार होते हैं। नृत्य, झुमड़ा नृत्य, झुमड़ा नृत्य इंपॉर्टेंट है इनसे। और लहचारी नृत्य, झुमड़ा और लहचारी नृत्य। झुमड़ा क्या है, आपका नृत्य गीत है एक्चुअल में, और लहचारी क्या है, नृत्य है। झुमड़ा नृत्य गीत और लहचारी नृत्य। ऐसे ओझा और तांत्रिक को थारू क्या बोलते हैं, भरड़ा बोलते हैं। और तलाक, तलाक देने के लिए इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उरारी। उरारी मतलब होता है तलाक। ऐसे ही होली, होली को काफ़ी ये अच्छे से मनाते हैं। उजली और अनेरी होली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके त्योहारों में। ऐसे इनकी भाषा को देखें, भाषा इनकी कोई स्पेसिफिक भाषा नहीं है। ये भावरी भी बोलते हैं, मिश्रित पहाड़ी, अवधी, नेपाली, जहाँ जो जो आसपास के इलाके हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी भाषाएं हैं। अन्य तथ्यों में देखें तो क्या होता है, परिवार को क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। और बग्गी बग्गा, बग्गी बग्गा क्या होता है, ये खेल होता है। थारू में खेल को क्या बोला जाता है, बग्गी बग्गा। खेल का एक प्रकार बोल सकते हैं या खेल बोल सकते हैं। अगली चीज, शारीरिक विशेषताओं में देखें तो कद छोटा, प्रजाति क्या है, मंगोलों के निकट होते हैं, और नाक समतल होती है इनकी। सामाजिक व्यवस्था में देखें तो गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कुरी। गोत्र व्यवस्था को कुरी बोला जाता है। और प्रमुख गोत्र कौन से हैं, बड़वायक, रावत, बट्ठा, महतो और डहैत। इसमें से जो बड़वायक है, बड़वायक को उच्च गोत्र माना जाता है। और थारू की कुछ उपजातियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, राणा, कठरिया, डंगरिया, जेगिमा, पचिमा। पचिमा जो है आपका गोरखपुर क्षेत्र में रहती है। और राणा जो है जनजाति, इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है थारू में। ये नैनीताल और दमसिंह नगर में अधिकांशतः निवास करती है। और कठरिया जो है आपकी यूपी नेपाल सीमा के आसपास रहते हैं। अगर नेतृत्व व्यवस्था की बात करें तो परिवार के जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है, गंधुर। ये टर्म याद रखना, जनजातियों में स्पेसिफिक टर्म आते हैं। गंधुर बोला जाता है परिवार के मुखिया को। पुरुष जो होगा, अगर महिला होगी तो गंधुरेण बोला जाता है। जो मालकिन, महिला मालकिन होगी, गंधुरेण बोला जाता है। यानी कि यहाँ महिलाओं को भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी जाती है, महिला शक्ति का सम्मान किया जाता है। अब विवाह पद्धति में देखें तो इनकी क्या है, एक पुरानी प्रथा है बदला विवाह। इसके तहत क्या होता है, बहनों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि आपस में जो रिश्तेदारी में बहनों का आदान प्रदान कर बदला विवाह, या एक की बहन से दूसरे, यानी कि दो परिवारों में, यहाँ की बहन इस फैमिली में चली जाएगी, इस फैमिली की बहन कोई इस फैमिली में चली जाएगी। इस तरीके से बदला विवाह प्रथा। ऐसे वर्तमान में कौन सी चलती है, तीन टिकटी प्रथा। तीन टिकटी प्रथा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। अच्छा, विवाह में जो मध्यस्थता करते हैं उस मध्यस्थ को क्या बोलते हैं, मजपतियाँ। और विवाह तय करने को क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी। ये टर्म आते हैं, ध्यान दीजिएगा इन पे। ऐसे ही कुछ रस्में होती हैं। सगाई, सगाई को बोलते हैं अपना पराया। अपना पराया सगाई की रस्म है। बात कट्टी क्या है, तिथि तय करना। शादी की जो तिथि तय की जाती है उसको बात कट्टी बोला जाता है। और विवाह का समय क्या, अधिकांशतः माघ या फुलेरा दूज के समय विवाह किया जाता है। इसी के तहत एक और प्रथा होती है चाला प्रथा। चाला प्रथा में क्या होता है,
विवाह के बाद जनरली क्या होता है, लड़की लड़के के घर आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, लड़की 2-3 माह के रहती है, अपने मायके रहती है, उसके बाद लड़के के घर आती है। तो इसी प्रथा को क्या बोला जाता है, चाला प्रथा। ऐसे ही विधवा विवाह भी प्रचलित है थारुओं में, और इसके तहत क्या होता है, एक भोज दिया जाता है, लठ भरवा भोज। थारुओं में विधवा विवाह से संबंधित है लठ भरवा भोज। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, चुटकटा और उठान। बस नाम याद रखना, चुटकटा और उठान। और तलाक के लिए उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है इसमें, मतलब महिलाओं की काफी रिस्पेक्ट है थारू समाज में। अगर वेशभूषा की बात करें तो पुरुष क्या पहनते हैं, पारंपरिक वस्त्र लंगोटी पहनते हैं, और शरीर पर गुदवाना इन्हें काफी पसंद है। थारू समुदाय के लोगों में स्त्री और पुरुष शरीर पर गुदवाना काफी पसंद करते हैं। और भोजन के इनके प्रमुख भोजनों में चावल और मछली इनका प्रमुख भोजन है। और पेय पदार्थों में तंबाकू हो गया, मदिरा हो गया, और चावल से बनी मदिरा जाड़ काफी इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक नियम क्या है, कुछ परिवारों में पुरुषों को रसोई में प्रवेश का अनुमति नहीं है। कुछ अन्य तथ्य हैं कि पुरुष क्या करते हैं, चोटी रखते हैं और हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। समाज क्या है, पितृवंशी और पितृस्थानीय है। महिलाओं का स्थान पुरुषों से उच्च है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थारू समाज में, ध्यान दीजिएगा। और जो थारू समाज में जो शिकार होता है उसको क्या बोला जाता है, जो शिकार करते हैं, वन आखेट करते हैं, उनको खाबर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगली चीज़ देखते हैं, थारू जनजाति में त्यौहार परंपराओं में देखें तो प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है, बजहर त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैसाख और जेठ के महीने में मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीपावली क्या है, शोक पर्व के रूप में मनाई जाती है थारुओं द्वारा। और होली को काफ़ी स्पेशल तरीके से मनाते हैं। होली में क्या करते हैं, 1 माह 8 दिन काफ़ी लंबी अवधि तक होली खेली जाती है। वाद्य यंत्र ढोल और झांझ का यूज किया जाता है। और होली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है थारुओं द्वारा, खिचड़ी नृत्य किया जाता है। और कौन सी होली, उजली और बैठकी होली मनाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पंचायत व्यवस्था होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, चौधरी या महतो होता है। और उसके सहायक होते हैं बड़धेर, भलमानस और चौकीदार। बड़धेर, भलमानस और चौकीदार चौधरी और महतो के सहायक होते हैं। इस तरीके से न्याय प्रणाली होती है। न्याय प्रणाली में ये मदिरा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मध्य पंचगण प्रथा। मध्य पंचगण प्रथा होती है, जिसके तहत क्या होता है, मदिरा की घूंट लेकर न्याय किया जाता है। निर्णय के समय मदिरा की घूंट निरंतर ली जाती है, मदिरा का प्रयोग किया जाता है। मध्य पंचगण प्रथा किससे संबंधित है, थारुओं से। अगली चीज देखते हैं, इनकी धार्मिक परंपराओं में देखें तो मूल विशेषता क्या है, पितृवंशी, पितृस्थानी। महिलाएं उच्च स्थान रखती हैं, स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती है इनकी महिलाएं जो होती है, क्योंकि राजस्थान से भी सिंबल रखते हैं ना, राजस्थान से संबंधित है, महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। इस तरीके से रानी पद्मावती के वंशज मानती हैं यहाँ की महिलाएं। पूजा प्रणाली में देखें थारुओं की तो वर्ष में 4 प्रमुख पूजाएं होती हैं इनकी। कौन कौन सी, जेठ के महीने में धुरिया, भादो महीने में हरारी, अश्विन के महीने में दशहरा, धान कटने पर लेवांगी। और कृषि पूजा भी की जाती है धान बोने के बाद, जिसको क्या बोला जाता है, हरिया पूजा बोला जाता है। प्रमुख देवता कौन है थारुओं के, खड़गाबूत और पछावन प्रमुख देवता हैं। शीतला देवी प्रमुख देवी हैं, जो चेचक रोग से रक्षा करती हैं। ढोर चांदी देवी पशु रक्षा करती हैं। नगरियाई देवी होगी, जगमथिया देवी होगी, जो फसल रक्षा करती हैं। बाध्येश्वरी देवी जो शिकार आदि में रक्षा करती हैं। काली देवी होगी। भूमिया देवता काफी इंपॉर्टेंट है। कारोदेव, राकत और कलवा देव इनके प्रमुख देवता हैं। अगली चीज देखते हैं, विशेष धार्मिक स्थल में बात करें तो भूमिया देवता काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको बड़ा बाबा बोला जाता है। इनका चबूतरा हर घर के सामने होता है, और इनको चढ़ावा में क्या दिया जाता है, नारियल, मुर्गा, सुअर, सरावर, बकरा चढ़ाया जाता है। और गांव में जो उत्तर दिशा में मंदिर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, धीवर मंदिर बोला जाता है। धीवर मंदिर थारू से संबंधित है। और पूजा में नवरात्रि में, ये दशहरा के समय पूजा आराधना काफी स्पेशल तरीके से करते हैं। और धर्म कौन सा फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं। इस तरीके से हमने देखा थारू जनजाति। अब अगली जनजाति देखते हैं, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के बारे में देखें तो सबसे पहली चीज ये क्या है, आपकी अर्धघुमंतु जनजाति है, किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति है। और ये कहाँ रहती है, अधिकांशतः महाहिमालय में रहती है, और स्वयं को ये खस राजपूत कहते हैं। और भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि भोटिया व्यापारी क्या करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे। और तिब्बत से ये जो एक तरीके से महंगे जो पत्थर होते हैं, पत्थर नग जो होते हैं, जो अंगूठियों में पहनते हैं लोग, उनका ये क्या करते थे, आयात करते थे। और यहाँ से क्या करते थे, यानी कि इंडिया से क्या करते थे, निर्यात करते थे। कपड़ों का, अनाज का, वस्त्र हो गए, अनाज हो गए, इनका निर्यात करते थे। और वहाँ से आयात में क्या करते थे, जो मूंगा, माणिक, स्फटिक, जो इस तरीके से इंपॉर्टेंट, लेपिस लजूली बोला जाता है, एक होता है एक बहुमूल्य पत्थर बोल सकते हैं, बहुमूल्य रत्न होती है, रत्न और मनकों का ये आयात करते थे तिब्बत से। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बनाने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। महाहिमालय में रहते हैं, महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है।
अगर इनकी भाषा के बारे में बात करें तो पिथौरागढ़ में रंकस व तोलचा बोलियां विलुप्त हो गई हैं, यूनेस्को के तहत भी इन्हें रखा गया है जो ये बोलियां हैं। तिब्बती शब्द रंगपा, रंगपा का में क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। रंगपा में रंग शब्द का मतलब क्या है, घाटी, नदी, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। रंग मतलब होता है घाटी, पा मतलब होता है निवासी, तो रंगपा तिब्बती शब्द है। रंगपा ये ध्यान रखिएगा, भोटियाओं से संबंधित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1962 से पहले काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे तिब्बत से, नीति, माणा और दारमा दर्रे से। 1962 के बाद क्या हुआ, चीन युद्ध के बाद व्यापार बंद हो गया है। अगली चीज़ देखते हैं इनकी उपजातियाँ। इनकी 10 उपजातियाँ हैं। कौन कौन सी, व्यासी, जाड़, जाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भोटिया समुदाय में। जाड़ हो गए, जेठरा, दरमिया, छापड़ा, छापड़ा भी ध्यान रखिएगा जिनको बखरिया भी बोला जाता है। ऐसे ही मारछा जनजाति, तोलछा, चौदासी, जौहरी सौका, जौहरी सौका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके क्षेत्रीय नाम जैसे चमोली में जो रहते हैं उनको मारछा तोलछा बोला जाता है, और वहाँ इनका नाम क्या है, रोंगपा। मारछा तोलछा में जो रहते हैं उनको, उन भोटियाओं को क्या बोलते हैं, रोंगपा। ऐसे नीति घाटी में जो रहते हैं उनको नीरी रंगपा, माणा घाटी वालों को डूनी रंगपा, उत्तरकाशी में सोसा रंगपा, और जादूंग नेलंग में जाड़। इंपॉर्टेंट है। मुनस्यारी में जौहरी और सौका समुदाय मुनस्यारी में रहते हैं, भोटियाओं के जौहरी और सौका लोग। विद्वानों का क्या मत है कि भोटिया शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग माना जाता है किसने किया, एटकिंसन ने किया। और ट्रेल ने क्या बोला, इन्हें तिब्बती मूल का माना, क्योंकि ये तिब्बती लोगों से व्यापार करते थे और उनसे फेशियल फीचर इनके मैच करते थे, इसलिए ट्रेल ने इन्हें तिब्बती मूल का माना था। शारीरिक विशेषता में देखें तो कद छोटा, सिर बड़ा, चेहरा गोल, नाक चपटी, आंखें छोटी, शरीर पे कम बाल होते हैं। और इनके जो मिश्रित लक्षण कौन से होते हैं, तिब्बती और मंगोलियन से सिमिलरिटी रखते हैं। अगली चीज देखते हैं, इनकी जीवन शैली को देखें तो ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास को क्या बोला जाता है, ट्रांस ह्यूमेंस बोला जाता है। ऋतु प्रवास यानी कि गर्मी में क्या करते हैं, मैद में जाते हैं। गर्मियों में जो इनका आवास होता है उसको मैद बोलते हैं। होता क्या है, पहाड़ों पे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, तो गर्मियों में क्या होती है, यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है, तो इनके यहाँ जीवन काफ़ी दुष्कर हो जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं। और ठंडों में क्या होता है, ठंडों में क्या होता है, ठंडों में बर्फ़ पड़ जाती है तो नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं। गर्मियों में क्या चले जाते हैं, ऊपर। जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ बुग्याल दिखने लग जाते हैं और यहाँ अपनी भेड़ों को चराने चले जाते हैं। मतलब ठंडों में क्या करते हैं, नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं, और गर्मियों में ऊपर वाले इलाकों में चले जाते हैं, यानी कि पहाड़ों की चोटियों में चले जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन आवास को बोलते हैं मैद, और शीतकालीन आवास को क्या बोलते हैं, मुनसा या गुंडा बोला जाता है। और साल में 2 बार ये स्थान परिवर्तन करते हैं जौहरी समुदाय को छोड़कर। जौहरी समुदाय क्योंकि ऐसी बीच की घाटियों में रहता है जहाँ मौसम ठीक ठाक रहता है। जौहरी समुदाय दारमा घाटी इन सब के आसपास रहते हैं। आजीविका की बात करें तो पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, और भ्रमणशील जीवन इनका प्रमुख है आजीविका के रूप में। और पेय और भोजन की बात करें तो ये क्या करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी शराब, छंग और चकती। भोटियाओं की इंपॉर्टेंट शराब कौन सी है, छंग और चकती, ये मदिरा के प्रकार हैं भोटियाओं में। ऐसे ही भोजन में देखें तो छाकू, भात को यानी कि चावल का जो बनता है उसे छाकू बोलते हैं। ऐसे ही छामा बोला जाता है, दाल और आपका साग, दाल और साग का इस्तेमाल जब किया जाता है उसे छामा बोला जाता है। ऐसे ही कूटो, कूटो रोटी को बोला जाता है। ऐसे ही पेय जो होता है, पेय को बोला जाता है जा। जा जो होता है उसे वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन और नमक के द्वारा बनाया जाता है जा। ऐसे इनका प्रमुख उत्सव कौन सा होता है, किरजी या कंडाली उत्सव इनका प्रमुख उत्सव है, जो 12 वर्ष में रंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। रंग समुदाय का काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कंडाली या किरजी उत्सव। इसमें कंडाली के पौधे को नष्ट करना बुराई का अंत माना जाता है। अगली चीज़ देखते हैं भोटिया जनजाति से इनकी धार्मिक व्यवस्था में देखें, प्रमुख देवता कौन से हैं, भूम्याल देवता इनके प्रमुख देवता हैं, ग्वाला देवता, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत और द्रोणागिरी। इसके साथ साथ बैग, रैम, चैम, ये इनके क्या हैं, प्रमुख देवता हैं। ये अधिकांशतः क्या करते हैं, पहाड़ों और प्रकृति की पूजा करते हैं भोटिया समुदाय के लोग। और इनके पशुओं के बारे में बात करें तो पशु सुरक्षा के लिए, क्योंकि भेड़ चराने से संबंध रखते हैं, भेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऊन का इस्तेमाल करते हैं, ऊन का व्यापार भी करते हैं। तो घंटाकर्ण देवता इनके प्रमुख देवता हैं जो पशु रक्षा से संबंधित हैं। ऐसे ही साईं देवता जो है खोए पशुओं के लिए, पशु रक्षा से घंटाकर्ण देवता, घड़ियाल देवता और साईं देवता खोए पशुओं के लिए। ऐसे माणा में जो है घंटाकर्ण देवता का मंदिर स्थित है और इन्हें बद्रीनाथ का अंगरक्षक भी माना जाता है। इसी तरीके से अन्य देवता हैं सिद्धवा और विधवा। सिद्धवा और विधवा क्या होते हैं, पशु रक्षा से, और फैला और धूर्मा क्या होते हैं, विपत्ति के समय भोटिया लोग इनका आह्वान करते हैं। ऐसे इनके संस्कार होते हैं, गवन संस्कार। गवन संस्कार क्या होता है, मृतक आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। ऐसे ही भूमो संस्कार होता है। भूमो संस्कार क्या होता है, सौका समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जब नवजात शिशु जब 3 महीने का हो जाता है तो उस समय क्या करते हैं, उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और बिरादरी का कोई बुजुर्ग होता है वो क्या करता है, शिशु को अपनी पीठ पर ले जाकर
मुख्य द्वार से 9 बार आता है। इस तरीके से भूमि संस्कार किया जाता है भोटिया समुदाय द्वारा। ऐसे ही प्रस्यावोमो संस्कार होता है बालक के बाल काटना। 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष में क्या होता है, बालक के जब बाल काटे जाते हैं तो उसे प्रस्यावोमो संस्कार बोला जाता है। अगली चीज देखते हैं इनके निवास स्थान। सामान्यतः 291 गांव जो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में पड़ते हैं वहीं ये रहते हैं। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में अधिकांशतः भोटिया समुदाय यहीं रहते हैं। क्षेत्र के अनुसार देखें तो चमोली में मारछा तोलछा क्षेत्र, उत्तरकाशी में जाड़ जो है जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में रहते हैं, मारछा तोलछा चमोली में रहते हैं, और सौका, जोहारी, चौंदासी और दरमिया कहाँ रहते हैं, आपके पिथौरागढ़ में रहते हैं। और इनके प्रमुख गांव भी हैं कुछ स्पेसिफिक, जैसे माणा, मलारी, टोला, ये कहाँ है, चमोली में है। ऐसे जादूंग, नेलंग और अंगर ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ऐसे तेड़ांग, जोलिंग और कोंकुटी ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और प्रमुख घाटियां भी हैं कुछ इनसे संबंधित, जैसे दारमा घाटी, व्यास घाटी, चौदास घाटी, ये रंग भोटिया यानी कि सौका समुदाय से संबंधित है। अगली चीज देखते हैं इनकी आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा में देखें तो ऐतिहासिक स्रोत में 16वीं सदी में मिर्जा हैदर ने तारीख रसीदी में भोटिया समुदाय के बारे में वर्णन मिलता है। व्यापार प्रणाली में देखें तो गमैया पद्धति द्वारा ये व्यापार करते हैं। इसमें होता क्या है, एक पत्थर का टोकन लिया जाता है, और होता क्या है, व्यापार किससे करते थे, तिब्बत और इंडिया में व्यापार करते थे। तो आपस में व्यापार करने के लिए पत्थर का टोकन बनाते थे, और टोकन जिसको दिया जाता था उसको मितुर बोला जाता था, यानी कि एक ही व्यक्ति होगा जिससे ये व्यापार करेंगे, मितुर या साझीदार बोला जाता था उसे। और मित्रता के लिए एक रस्म होती थी, सरछू मलछू रस्म। और मित्रता स्थापित करने के समय जो रस्म होती थी वो होती थी सजुली मजुली। ऐसे ही फिर मित्रता जब हो जाती थी तो आपस में धोखा न देने के लिए कूड़ाखार प्रथा देवता के सामने साक्षी मानकर कूड़ाखार प्रथा निभाई जाती थी, जिसमें मित्रता का परीक्षण किया जाता था, और एक प्रतिज्ञा ली जाती थी जिसको क्या बोला जाता है, डालिम डाठिम, जिसको प्रतिज्ञा बोलते हैं। ये गमैया पद्धति से संबंधित है, किससे, भोटिया समुदाय से। ऐसे ही भोटिया पड़ाव, एक भोटिया व्यापारियों का पड़ाव था हल्द्वानी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है, हल्द्वानी में, व्यापारिक डेरा। ऐसे कृषि में देखें तो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, और काटिल विधि यानी कि झूम विधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, झूम विधि से खेती करते हैं क्योंकि ये घुमंतु समुदाय है। ऐसे पशुपालन, बुग्यालों में चराई करते हैं, पशुपालन भी इनका इंपॉर्टेंट एक आजीविका का साधन है। अगली चीज देखते हैं कला और संस्कृति में देखें तो ये क्या करते हैं, हुड़का वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। और लोकगीत कौन से इनके, लोकगीत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तुबेरा, बाजू, तिमली। तुबेरा कैसा है, रसिया गीत है, बाजू कैसा है, वीरस गीत है, और तिमली कैसा है, सामाजिक गीत है। ऐसे युवाग्रह की प्रथा थी यहाँ पहले, रंगभंग प्रथा बोला जाता है जिसे। होता क्या है, भोटिया समुदाय के अधिकांश लोग क्या होते हैं, एकांतवासी होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अधिकतर पहाड़ों में रहते हैं, एकांतवासी होते हैं। तो सॉलिट्यूड में रहना इन्हें इनकी मजबूरी भी है, एक तरीके से बोलते हैं, इन्हें पसंद भी है। तो ये रंगभंग प्रथा थी। इसमें क्या करते थे, आपस में नवयुवक युवतियाँ क्या करते थे, रात में मिलते थे, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, गाँव के मोहल्ले के सब नवयुवक युवतियाँ, और इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे को पसंद कर सकते थे, और फिर इनके माता पिता उनकी आपस में शादी करा देते अपनी पसंद से। तो अविवाहितों के लिए रंगभंग प्रथा पहले प्रचलित थी। ऐसे नृत्य में देखें तो पौड़ा नृत्य करते हैं, युद्ध शैली का नृत्य होता है, भोटियाओं से संबंधित है। विवाह प्रथा में देखें तो विवाह में 2 प्रथाएं होती हैं इनकी, और विवाह को क्या बोला जाता है, दामी मतलब होता है भोटिया समुदाय में विवाह। तो 2 प्रथाएं होती हैं, दामोला और तत्सत, 2 इंपॉर्टेंट है। दामोला में क्या होता है, जो बाराती होते हैं, बाराती वर के नाम पर दुल्हन ले आते हैं, मतलब वर नहीं जाएगा, वर के नाम पे बाराती दुल्हन लेके आ जाएंगे दूल्हे के पास। ऐसे तत्सत विवाह होता है जो नॉर्मल होता है, बाराती दुल्हन के घर जाते हैं, जो नॉर्मली विवाह होता है। ऐसे ही सरोल और अंचल विवाह भी होता है। सरोल या अंचल विवाह में क्या होता है, ये जौहरी समुदाय के लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो वो लड़की क्या होगी, बिना शादी के, यानी कि शादी से पहले लड़के के घर रहने चली जाएगी, और फिर वहीं वो आपस में उनके अपने रहने का मतलब एक तरीके से कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे, आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अगर उन्हें सही लगेगा तो कुछ समय बाद फिर ये शादी करते हैं, मतलब पहले आपस में रहने लग जाते हैं लिव इन की तरह, और फिर बाद में शादी करते हैं। ये क्या है, सरोला या अंचल विवाह। कुछ अन्य प्रथाएं होती हैं, सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है, थौची। ऐसे रिश्तेदारों को क्या बोला जाता है, स्वारा। अगली चीज देखते हैं, भोटियाओं में एक उपजाति है जाड़, इससे संबंधित तथ्य भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ रहते हैं, जादूंग और नेलंग उत्तरकाशी में रहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं, और कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। और इनके त्यौहार कौन कौन से हैं, लोसर बसंत पंचमी का त्यौहार काफी इंपॉर्टेंट है जाड़ उपजाति से। ऐसे सूरगैन त्यौहार भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भाद्रपद के 20वें दिन, भाद्रपद माह में 20वें दिन मनाए जाते हैं सूरगैन त्यौहार। ऐसे इनकी वेशभूषा में देखें तो चोगा और वपकन इनकी प्रमुख वेशभूषा है। ऐसे ही पेंतुरान एक वेशभूषा में आता है, जो क्या होते हैं, खाल से निर्मित जूते होते हैं, पेंतुरान बोला जाता है उन्हें। ऐसे जो लंबा चोगा होते हैं जो स्त्रियां पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है, कौलक बोला जाता है। ऐसे ही भोटियाओं की भाषा कौन सी है,
कौन से जाड़ भोटियाओं की बात कर रहा हूँ मैं, रोम्बा भाषा। जाड़ भोटिया कौन सी भाषा बोलते हैं, रोम्बा भाषा। और इनका समाज 3 वर्ग में है। ब्राह्मण कार्य जो करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लामा बोला जाता है। अगली चीज देखते हैं, भोजन और वेशभूषा में जैसे हमने देखा चावल का जो बनता है उसको भात या छाकू बोलते हैं, रोटी को पूली बोलते हैं, और मांस सुखाकर ये रख लेते हैं। और जब ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, मांस सुखाकर रख लेते हैं, तब ताकि जो जब ठंडी में जब नीचे या ऊपर जाते हैं, जब ये ऋतु प्रवास करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, सुखाए हुए मांस का ये एक तरीके से भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वस्त्रों में देखें तो रंगा क्या होता है, घुटनों तक का कोट होता है। ऐसे एक गैजू खच्चसी होता है, जिससे ऊनी पजामा जो होता है उसे क्या बोला जाता है, गैजू या खच्चसी बोला जाता है। ऐसे ही ऊन से बुने जूते हैं जिन्हें बांखे बोला जाता है। ऐसे स्त्रियों का कमर का वस्त्र होता है जिसे क्या बोला जाता है, जूजिया बोला जाता है। आभूषणों में देखें तो सालीपुली आभूषण है इनका। ऐसे बलड़ंग जो है चांदी की माला को क्या बोला जाता है, चांदी की माला को बलड़ंग बोला जाता है। और आभूषणों को क्या बोला जाता है, सालीपुली आभूषणों को बोला जाता है। ऐसे लाल मनके की माला को क्या बोला जाता है, मनसाली। ऐसे गले का आभूषण होता है उसको क्या बोला जाता है, खोंगली। ऐसे महिलाओं के कुछ और आभूषण होते हैं, वीरावली, पतीली वाली, छाकरी वाली, ये क्या होते हैं, महिलाओं के सर के आभूषण। और एक इंपॉर्टेंट है लक्षेप। लक्षेप क्या होती है, अंगूठी होती है। अंगूठी महिलाएं जो पहनती है उसे लक्षेप बोला जाता है। अगली चीज देखते हैं, इस तरीके से हमने भोटिया देखे। अब देखते हैं अगला समुदाय, अगली जनजाति बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति में देखें तो मुख्य निवास इनका क्या है, उधम सिंह नगर में, बाजपुर काशीपुर में, और नैनीताल में रामनगर में। कुल 173 गांव में निवास करते हैं। और बोक्सा बाहुल क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बोक्साड़ बोला जाता है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, आईने अकबरी में मिलता है, जो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था, अकबर का दरबारी था। इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उधम सिंह नगर और नैनीताल में अधिकांशतः रहते हैं, और गढ़वाल क्षेत्र में, पौड़ी में, कोटद्वार भाबर क्षेत्र में, और देहरादून में विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र में। और देहरादून में जो बोक्सा रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेहर बोक्सा। उत्पत्ति और इतिहास की बात करें तो इलियट के अनुसार क्या है, बोक्साओं का पहला निवास कहाँ माना जाता है, बनबसा क्षेत्र में माना जाता है, बनबसा चंपावत में। और अन्य विद्वानों के अनुसार धारानगर के राजा जगतदेव के वंशज माने जाते हैं, और स्वयं को क्या मानते हैं, पंवार राजपूत बोलते हैं। अगली चीज देखते हैं, इनमें इनकी सामाजिक व्यवस्था में देखें तो इनकी 5 प्रमुख उपजाति हैं, यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, परतजा और तनवार। बोक्साओं के यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, परतजा और तनवार के हैं प्रमुख उपजाति हैं। पारिवारिक व्यवस्था में देखें, पारिवारिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक प्रथा है। और इम्पोर्टेंट चीज, पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार है। बोक्साओं में पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। सारी विशेषता में देखें तो चेहरा चौड़ा, नाक चपटी और होंठ पतले होते हैं। भाषा कोई निश्चित भाषा नहीं है, ये बोलियां कौन सी बोलते हैं, भावर के इलाकों में रहते हैं तो भावरी। ऐसे रजभैंसी बोली किससे संबंधित है, बोक्साओं से। ऐसे ही कुमैया बोली। अगली चीज देखते हैं, धार्मिक व्यवस्था में देखें तो प्रमुख देवी देवता में कौन से आते हैं, चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवी है, सबसे आराध्य देवी मानी जाती है इनकी। काशीपुर में इनका मंदिर भी स्थित है। ऐसे साकरिया देवता जो है ग्राम देवता है। और खेड़ी देवी, ग्राम खेड़ी देवी है, खेड़ी देवी के हैं जो भवानी का स्वरूप है गांव की रक्षा के लिए। हर गांव में इनका एक थान होता है खेड़ी देवी का, हर गांव में एक मंदिर होता है जिसे थान बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, रक्षा करती हैं किस से, फसल की रक्षा, पशुधन की रक्षा, बच्चों को रोग और प्रेत भूत से भी रक्षा करती है कौन, खेड़ी देवी। अन्य देवता कौन कौन से, भुलका देवी, ज्वाल्पा देवी, भूमसेन देवता काफी इंपॉर्टेंट है। और बुज्जा क्या होते हैं, कल्पित आत्माओं की पूजा करते हो तो उसे बुज्जा बोला जाता है। विवाह व्यवस्था में देखें तो प्रमुख प्रथा कौन सी होती है, बैठाण विवाह प्रथा इंपॉर्टेंट है। बैठाण विवाह प्रथा किससे संबंधित है, बोक्साओं से संबंधित है। और विवाह संस्कार में इनके मंगनी, गनाना, रत जगह, छेई, ग्राम खेड़ी पूजा, हल्दी, न्योता, भात लगाना, दूधाधारी, पहचेड़ी, गौना, ये सब के इनके विवाह संस्कार की रस्में हैं। मान्यताओं में देखें तो जादू टोना पे काफी बिलीव करते हैं, अत्यधिक प्रचलित है जादू टोना, तंत्र मंत्र। और जो तांत्रिक होता है उसे क्या बोला जाता है, भरारे बोला जाता है। बोक्साओं में तांत्रिक को भरारे बोला जाता है। अगली चीज देखते हैं, इनकी त्योहार परंपरा में देखें तो प्रमुख त्योहार कौन से होते हैं, चैती सबसे प्रमुख त्योहार है, नौबी, रामलीला, दिवाली, तेरस और होली भी अन्य त्योहार हैं। और होंगण, ये ध्यान रखना, ये कुछ अलग से नाम है, होंगण, गोटरे, ढल्या और मोरो भी इनके कुछ त्योहारों के नाम है। विशेष पर्व कौन सा होता है, चैती सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ष का पहला त्योहार होता है, 15 दिन तक मेला लगता है इसमें। और इसमें भोजन में क्या होता है, मछली, भात, मांस और मदिरा का सेवन किया जाता है। जेठ के महीने में नई फसल के शुरुआत में ढलिया पूजा की जाती है, ग्राम खेड़ी देवी जो ग्राम देवी हैं। और शिवरात्रि काफी उत्साह से मनाते हैं। होली वर्ष का इनका अंतिम त्योहार होता है। और एक कृषि पूजा करते हैं, टिक्कड़ नाम की कृषि पूजा होती है। बुवाई व कटाई से पहले खेत की पूजा की जाती है। और पूजा के लिए रोटी, एक बड़ी रोटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, टिक्कड़ पूजा किससे संबंधित है, बोक्साओं से।
अगली चीज़ देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत प्रणाली होती है या बिरादरी प्रणाली, जो क्या करती है न्याय व कानून व्यवस्था को देखती है। ऐसे तखत प्रणाली होती है, सबसे प्रभावशाली संस्था क्या होती है तखत। इसमें क्या होता है इसमें जो हर गांव से लोग होते हैं तखत प्रणाली में, और इसमें जो सदस्य होते हैं हर घर से सदस्य होते हैं, और हर गांव का मुखिया क्या होता है, एक जो स्पेसिफिक जो मुखिया होगा वो तखत, एक तो पंचायत प्रणाली होगी जो गांव में होगी, और उसके ऊपर होती है तखत प्रणाली। ये क्या होती है, कई गांवों को मिलाकर कई गांवों के मुखिया जो होते हैं स्पेशल, वो क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तलाक, पुनर्विवाह विवाद, विवाह विवाद और विवाह से पूर्व और बाह्य संबंध विवाद और जमीन विवादों का ये निपटान करते हैं। यानी कि पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं होती, आपस में निपटान कर लेते हैं तखत प्रणाली के तहत। बिरादरी पंचायत होती है गाँव में, और बिरादरी से ऊपर होती है तखत प्रणाली, यानी कि गाँव के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, गांव के मुखिया इसमें सम्मिलित होते हैं तखत प्रणाली में। 3-4 गांवों या 5-7 गांवों को मिलाकर तखत प्रणाली बनाई जाती है। और इसमें कुछ अधिकारी होते हैं तखत प्रणाली के अंतर्गत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही। मुंसिफ का काम क्या होता है, तकनीकी सलाह और मामलों को स्पष्ट कराना। दरोगा का दोनों पक्षों को बुलाना, निर्णय लागू कराना। और सिपाही का काम होता है संदेश पहुंचाना और आदेश का पालन करवाना। अगली चीज देखते हैं बोक्साओं से संबंधित। बोक्सा जनजाति में गांव को मझरा बोला जाता है, मंजरा गांव को बोला जाता है। आधुनिक व्यवस्था के तहत देखें तो कुमाऊं में बोक्सा परिषद की भी स्थापना की गई है। कहाँ, नैनीताल और अल्मोड़ा में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई, जिन्होंने बिरादरी पंचायत का स्थान ले लिया है। तो अब बिरादरी पंचायत की जगह बोक्सा परिषद का यूज किया जाता है। सरकारी प्रयासों में देखें तो 1950 में इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था, 1956 में इसे पिछड़ी जाति में शामिल किया गया था, फिर जून 1967 में इसे एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया, और 1981 में इन्हें आदिम जनजाति की सूची में रखा गया। इस तरीके से देखा हमने बोक्सा जनजाति। अब देखते हैं हमारी आखिरी जनजाति कौन सी, राजी जनजाति। राजी का निवास स्थान क्या है, पिथौरागढ़ में, धारचूला, कनाली सिन्हा और डीडार क्षेत्र में रहते हैं, और चंपावत और नैनीताल में भी ये पाए जाते हैं। कुल कम ही लोग हैं, तो ये 9 गाँव में निवास करते हैं लगभग। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, और इनका अस्तित्व विलुप्ति के कगार पर है। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो स्वयं को ये अस्कोट राजवंश का वंशज यानी कि रजवार बोलते हैं। रजवार यानी कि राजाओं से संबंधित रजवार में मानते हैं, और निर्वंश विज्ञानियों के अनुसार ये किरात वंशज माने जाते हैं। यानी कि जो हमारे स्टडी करते हैं जो वैज्ञानिक इनकी जनजातियों के बारे में या पुरातत्वविद जो होते हैं, वो क्या किरात वंशज इन्हें मानते हैं। इनके अन्य नाम क्या है, वनरावत, जंगल का राजा। कुमाऊं में इनको क्या बोला जाता है, वनरावत या वनरावत, और नेपाल में इनको राई या लिंबू बोला जाता है। अगली चीज देखते हैं, इनकी मान्यताएं हैं कुछ 1967 से कुछ मान्यताएं इन्हें दी गई हैं। 1967 में इन्हें जनजाति घोषित किया गया था, और 1975 में इन्हें आदिम जनजाति का स्टेटस मिला था। आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब, जो क्या होते हैं शैक्षिक और जनजातियों में भी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, इन्हें आदिम जनजाति बोला जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं, कास्ट कला में काफी निपुण होते हैं, वुड क्राफ्ट में काफी निपुण होते हैं, और ये आवाज को क्या बोलते हैं, रौतुड़ा या रौत्योस बोला जाता है इनकी आवाज को। इनकी भाषा कौन सी है, मुंडा भाषा, जो क्या है तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता जिसमें पाई जाती है। धर्म कौन सा फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, और इनसे संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति हैं गगन सिंह रजवार, जो वन रावत से प्रथम विधायक रहे थे, गगन सिंह रजवार, और इनका निवास स्थान क्या है, रौतुड़ा। अगली चीज, इनकी जीवन शैली कैसी रहती है, झूम खेती करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती करते हैं, और साथ में एक इंपॉर्टेंट प्रणाली है इनकी वस्तु विनिमय प्रणाली, कौन सी, मूक अदृश्य विनिमय प्रणाली। इसके तहत क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 पर्सन है ए और बी, क्या करते हैं इस प्रणाली में, ए के पास जैसे लेटर सपोज मैंने बोला ए के पास वस्त्र है और बी के पास अनाज है, तो ए क्या करेगा, अपने घर के बाहर वस्त्र रख देगा एक बॉक्स में, और बी क्या करेगा, अपने घर के बाहर अनाज रख लेगा। ठीक है, अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल बी को क्या है, वस्त्रों की जरूरत हुई, तो बी क्या करेगा, अपना अनाज उठाएगा और ए के घर के बाहर जाके इससे वस्त्र ले लेगा और अपना अनाज यहाँ पे रख के आएगा, जो उसके बाद एक्स्ट्रा वो यहाँ पे रख के आएगा और उससे वस्त्र लेके अपने पास आ जाएगा। इस तरीके से ये रात में इस तरीके की प्रथा फॉलो करते थे, जिसे मूक या अदृश्य विनिमय प्रणाली बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे को नहीं देखते हैं, घर के बाहर रख दिया वो अपने आप उठा के ले जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा राजी जनजाति से। जनसंख्या की कमी क्या है, ये काफ़ी कम लोग रह गए हैं अब। इसकी कमी का कारण क्या है, राजी जनजाति अभी कितनी रह गई है, 690, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका प्रमुख कारण है कुपोषण, क्योंकि ये क्या है काफ़ी आदिम रूप से रहते हैं, यानी कि जंगलों में काफ़ी अंदर रहते हैं, और इन्हें कोई आधुनिक बीमारियों का पता नहीं है, और कभी कोई बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार कराने के बजाय ये अपने तरीके से करते हैं, तो वहाँ शिक्षा की कमी के कारण ये काफ़ी बार हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ कुपोषण के भी ये शिकार है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स के बारे में नॉलेज कम है क्योंकि शिक्षा का अभाव है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। नृत्य की बात करें तो एक रिंग डांस फॉलो करते हैं, खड़िया नृत्य के समान होता है जो रिंग डांस बोला जाता है।
सर्वाधिक आबादी इनकी कहाँ रहती है? रांची की पिथौरागढ़ में। और सप्ताह के दिनों के नाम का भी इनका अलग स्वरूप है। जैसे हमारा क्या होता है, सोम मंगल बुध होता है, इनका कुछ अलग स्वरूप है इस तरीके से। और विवाह प्रथाओं में देखें तो पलायन विवाह प्रथा किससे संबंधित है? राजियों से संबंधित है। और विवाह दो परिवारों का समझौता माना जाता है। अब पहले तो पलायन विवाह प्रथा ही चलती थी। और इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष को तलाक के लिए समान अधिकार प्राप्त है राजी जनजाति में। और विवाह प्रथाओं में इंपोर्टेंट कौन कौन से संस्कार होते हैं? सांगजांगी संस्कार, पिठा संस्कार और वधु मूल्य प्रथा। वधु मूल्य प्रथा, पिठा संस्कार और सांगजांगी संस्कार किससे संबंधित है? राजी से। सांगजांगी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखते हैं, धार्मिक व्यवस्था में देखें तो इनके प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? बागनाथ हो गए, गणनाथ हो गए, मलयनाथ हो गए, मल्लिकार्जुन, छुरमल और सैम देवता इनके प्रमुख देवता हैं। और बागनाथ सबसे इंपोर्टेंट देवता माने जाते हैं। सामाजिक परंपरा में देखें तो स्त्रियां पर्दा प्रथा फॉलो करती हैं, इंपोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और रसोई में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, ये तो जनरली रहता ही है काफ़ी जगह, काफ़ी समुदाय में। और त्यौहार कौन कौन से हैं इनके इंपोर्टेंट? कर्क त्यौहार यानी कि करक संक्रांति, और मकर त्यौहार यानी कि मकर संक्रांति। ये हमने देखा राज्य के बारे में। इस तरीके से हमने जनजातियों से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट देखे। अब देखते हैं कुछ और इंपोर्टेंट चीज़ें जनजातियों से, जनगणना से संबंधित। तो जो जनजातियां हैं, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भोटियाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 39,106। सर्वाधिक कौन से हैं आपके? थारू। थारू कितने हैं? 91,342। फिर उसके बाद जौनसारी है दूसरे नंबर पे 88,664। फिर आपके आते हैं बुक्सा 54,037। फिर आते हैं भोटिया 39,106। फिर आते हैं अंतिम सबसे कम राजी 690। इसमें पुरुष महिला ये और ग्रामीण शहरी आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंगानुपात, ये ध्यान रखिएगा। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? भोटिया जनजाति का। कितना है? 1040। फिर उसके बाद आता है थारू का 990। फिर आता है बुक्सा का 941। फिर आता है आपका जौनसारी का 926। फिर आता है राजी का 885। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? भोटिया का। और सबसे कम किसका है? राजी का। तो ये हमने देखा जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम बूस्टर फैक्ट है, क्विकली इनको देखते हैं। जौनसारी जनजाति में क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। मुख्य देवता महासु देवता है। जजोड़ा क्या है? विवाह को बोलते हैं। दीपावली एक माह बाद मनाते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था क्या है इनकी? खुमरी है। सबसे बड़ा त्यौहार और मेला कौन सा है? बिस्सू। अगली चीज, बोक्सा जनजाति। बोक्सा में तराई भावर क्षेत्र की जनजाति है। बोक्सा चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवी है। ग्राम देवी इनकी कौन सी है? ग्राम खेड़ी देवी या भवानी देवी। बैठान प्रथा किससे? विवाह से संबंधित है। तख्त प्रणाली पंचायत को बोलते हैं। और पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार किसमें? बोक्सा में। इंपोर्टेंट। थारू का देखते हैं, सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की थारू, तराई भावर में रहती है। मलेरिया प्रूफ मानव बोला जाता है इन्हें। 3 टिकटी विवाह प्रथा इनमें प्रचलित है। चौधरी और महतो क्या होते हैं? पंचायत के प्रमुख होते हैं। बजर इनका प्रमुख त्यौहार है। और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही राजी से देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? राजी। इनके निवास क्या है? अधिकांशतः पिथौरागढ़ में। इनके घर को क्या बोला जाता है? रौतुड़ा। भाषा इनकी कौन सी है? मुंडा। देवता कौन सी इंपोर्टेंट? बागनाथ। झूम खेती करते हैं और ये विलुप्ति के कगार पे हैं क्योंकि कुपोषण के कारण इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो चुकी है। ऐसे ही भोटे जनजाति के बारे में देखते हैं। महाहिमालय की प्रमुख जनजाति है। तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 तक कंडाली उत्सव मनाया जाता है 12 वर्ष में रंग समुदाय द्वारा। और ये ऋतु प्रवास करते हैं, जिसमें ग्रीष्मकाल में ये कहाँ रहते हैं? मैथ में। और शीतकाल में गुंडा या गुंसा में रहते हैं। विवाह क्या है? दामी विवाह को बोलते हैं। और दामोला तत्सत इनके 2 विवाह की प्रथा है। देवता कौन से हैं? भूम्याल और घंटाकर्ण इनके प्रमुख देवता हैं। ये हमने देखा, इस तरीके से हमने देखा जनजातियों के बारे संबंधित तथ्य। इस लेक्चर में हमने सारे के सारे इंपोर्टेंट जितने भी सारे फैक्ट होते हैं जनजातियों से, सारे के सारे हमने डिस्कस करें। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्व करिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।